हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी बात समझ में। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय mitochondria were discovered by Kolliker and name given by Benda। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने और इसका नेम दिया था बेंडा ने। आगे बात समझ में। और ये रोड शेप्ड या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं और ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोस्टली पाई जाती हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है रोड शेप होती है और ग्रेनुलर होती है या फिर डबल मेम्ब्रेनस होती है। और जिन सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होना होता है वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं। वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से अब बच्चों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्केच की। आप भी मेरे साथ साथ में स्केच ड्रॉ कीजिए। कुछ इस तरीके से बच्चों जो है स्ट्रक्चर होती है। आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ कीजिए।
बच्चों कुछ इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्केच होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है ये। ओके, और दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये जो स्पेस है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये। और बेटा ये डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है। ये 70S राइबोसोम्स हैं। ये 70S राइबोसोम्स हैं। ओके, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर से ऐसे फोल्डेड होती है। तो इन इनर मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? क्रिस्टा। सिंगुलर क्रिस्टा है और इसका प्लूरल वर्ड है क्रिस्टी। आगे ई लगा देते हैं। और ये जो है ना बेटा, ये इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल। इन्हें हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। और ऑक्सीजोन्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोन्स। आगे बात समझ में? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड दिस इज द डीएनए एंड दीज आर द 70S राइबोसोम्स। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर नॉन एज क्रिस्टा, द प्लूरल टर्म इज क्रिस्टी। और इनके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स कहते हैं और ऑक्सीजोन्स कहते हैं। तो इस तरीके से तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, तो इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, जब लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग पाए जाते थे। ठीक है ना? धीरे धीरे वो पास में उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ और उनके बाद जब सेल मेम्ब्रेन बन गई तो सेल बनना शुरू हो गई। तो ऐसा माना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। और जिन सेल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होना होता है तो वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चों रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल है, इट इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के अंदर ही पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टॉपिक हम देखते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है उसका डिस्कशन करते हैं हम। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है बेटा वो है प्लास्टिड्स। क्या नाम है? प्लास्टिड्स। ओके बच्चों, प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैटल। ये किनके द्वारा डिस्कवर किए गए? अर्नेस्ट हैटल के द्वारा डिस्कवर किए गए। और ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज। अंडरस्टूड बेटा? तो ये तो हो गई बात प्लास्टिड्स की। ठीक है ना? अब प्लास्टिड्स जो है इनके भी टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ओके, सेकंड हम ले रहे हैं क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अब हम फर्स्ट लेते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स और कलरलेस सेल ऑर्गेनल्स, मतलब प्लास्टिड के ही पार्ट है, ठीक है ना। और इनका फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड, टू स्टोर द रिजर्व फूड या फूड, रिजर्व फूड और फूड। आगे बात समझ में, फूड स्टोर करते हैं। ये भी बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। जो क्या नाम है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट। क्या लेते हैं बेटा हम? एमाइलोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट है बेटा, ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स द स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। आगे बात समझ में। सेकेंड लेते हैं हम एल्यूरोनोप्लास्ट। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। दोबारा देखिए बच्चों, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, एल्यूरोनो और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। और एक लास्ट और है बेटा, थर्ड है इलियोप्लास्ट। क्या है? इलियोप्लास्ट। बच्चों जो इलियोप्लास्ट है, इट स्टोर्स द ऑयल और फैट। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। एक्चुअल में प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। At first we are discussing about the leucoplast. Leucoplasts are the colorless plastids. Leucoplasts are the colorless plastids and they store the reserve food. They store the food. ये भी 3 टाइप्स के हैं। एमाइलोप्लास्ट, इट स्टोर्स द स्टार्च। एल्यूरोनोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, इट स्टोर्स द प्रोटीन। एंड इलियोप्लास्ट स्टोर्स द ऑयल और फैट। आगे बात समझ में। तो ये चीज आप देख लीजिए एक बार। ओके बेटा, तो इसको हम रब करते हैं। अब हम लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए बच्चों, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। बच्चों जो क्रोमोप्लास्ट हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड है। इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि
जो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनको डिफरेंट कलर, पिंक होना, रेड होना, व्हाइट होना, आगे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनका कलर होता है। कैरोट का कलर पिंक सा होता है, कैरोटीन ज्यादा होता है उसमें, इस वजह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से के प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर कौन प्रोवाइड कराता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब हम थर्ड लेते हैं। थर्ड बेटा हम ले रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या ले रहे हैं बेटा हम? क्लोरोप्लास्ट ले रहे हैं। पहले हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए। कुछ बच्चों इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती है उनकी मीजोफिल सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती है उनकी मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ठीक है, और बेटा ये जो है ना, इधर देखिए ये कॉइन लाइक जो स्टॉक है, तो सिंगल स्टॉक को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। ओके, और पूरे एक स्टॉक को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ओके, और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से अटैच करने वाला जो लैमेली है इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ओके, और ये जो है जगह ये स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ये बच्चों डीएनए है, ये डीएनए है, और ये 70S राइबोसोम्स है।
आगे बात समझ में। तो ये बच्चों स्केच है क्लोरोप्लास्ट की, ये इनका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ के खाली स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं, और ये कॉइन लाइक जो स्टॉक है इसे ग्रेनम कहते हैं, इसके सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड कहते हैं, और इन थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, और ये इनका डीएनए है, और ये 70s राइबोसोम्स हैं। तो बच्चों जो थाइलेकॉइड जो पार्ट है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप द सनलाइट, आगे बात समझो, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसको यूज लेते हैं फूड फोटोसिंथेसिस की दूसरी रिएक्शन में जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स होते हैं, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो पाई जाती है ग्रेनम में, ग्रेना में, भाई कई सारे होते हैं ऐसे स्टॉक, तो इनका प्लूरल टर्म है ग्रेना, इनका प्लूरल टर्म क्या है बेटा, ग्रेना, ग्रेनम का प्लूरल टर्म है ग्रेना। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम पार्ट में पाई जाती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है, क्योंकि बच्चों जो स्ट्रोमा पार्ट है उनके अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से ये जो है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये खुद की जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट की अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है ये खुद बना लेते हैं। आगे बात समझ में, ये खुद अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो दीज आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आगे बात समझ में, तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में पाए जाते हैं। वहां की जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? देख लीजिए, स्केच देख लीजिए एक बार, ठीक है बेटा? तो ये प्लास्टिड्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा सेंट्रोजोम्स। क्या लेते हैं? सेंट्रोजोम्स। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है उसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम्स। इनकी जो डिस्कवरी है बेटा, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वॉन बेनेडेन। ओके, इनकी डिस्कवरी किसने की? एडवर्ड वॉन बेनेडेन ने की। और जो सेंट्रोजोम्स होते हैं ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, ले और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। ये पाए जाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, और इनका रोल होता है सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम्स के डिवीजन में, न्यूक्लियस के डिवीजन में। आगे बात समझ में, जो सेंट्रोजोम है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इनमें बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे। ये सेंट्रोजोम है और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, और ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। और जो बेटा सेंट्रोजोम्स हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जो एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के पास पाई जाती है, और ये दो सेंट्रियोल्स, मैं टर्म लिख देता हूं सेंट्रियोल्स। बच्चों ये टू सेंट्रियोल्स के द्वारा, ये क्या होता है बेटा? टू सेंट्रियोल्स के द्वारा बनता है। ये दो सेंट्रियोल्स हैं और ये सराउंड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसके द्वारा ये सराउंड हो जाते हैं। आगे बात समझ में, और इस तरीके से सेंट्रियोल्स के द्वारा ये बनते हैं। और सेंट्रियोल्स जो बनते हैं ना बच्चों,
सेंट्रियोल्स में ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, और ये ट्रिपलेट होती हैं। जो सेंट्रियोल्स है उसकी मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, ना ही आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से बच्चों सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है, और सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट 9+0 के रूप में होता है। किस फॉर्म में होता है? 9+0। तो बेटा ठीक है ना, बीच में एक सेंटर के अंदर ऐसा स्फीयर होता है सर्कुलर सा, आगे बढ़ के 1 और ये 2, ठीक है ना, ये यहां पर 3, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, ये 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, आपको खाली सेंट्रोसोम की थ्योरी ध्यान रखनी है, आपके कोर्स में नहीं है ये हायर क्लासेस में होता है। और सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स के मिलने से बनता है, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से, जो सेंट्रियोल है वो इस तरीके से होता है, और इनमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है बेटा। ये कुछ दिख रहा होगा बच्चों, इस तरीके से सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये जो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, और ये 9 है, और सेंटर में एक सर्किल है, उसे हम 9+0। तो यहाँ पर बच्चों सेंट्रियोल्स के अंदर 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों अब रूल क्या है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, और जो सेंट्रोसोम है उसके दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, अपोजिट साइड में चले जाते हैं। ये मान लो सेंट्रियोल्स हैं, ये 2 अपोजिट साइड में चले गए। आगे बात समझ में? अब इनके द्वारा क्या स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं, एस्टर्स रिलीज होते हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्या होता है कि सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के समय सेंट्रोसोम अलग हो जाते हैं, एक सेंट्रियोल एक छोर पर, एक पोल पर, और दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल पर आ जाता है। अब इनसे क्या ऐसे स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं। आगे बात समझ में? और इस तरीके से एक एपरेटस तैयार हो जाता है। अब जो क्रोमोसोम है वो इनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं और सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो आधे क्रोमोसोम उधर चले जाते हैं, आधे इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के डिवीजन में ये हेल्प करते हैं, इनके द्वारा एस्टर्स रिलीज होते हैं। ओके बेटा, तो आज के टॉपिक को हम यहीं ओवर करते हैं।